हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी का टॉपिक सेलुलर रेस्पिरेशन कोर्स के सेक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में सेलुलर रेस्पिरेशन से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टीजीटी, पीजीटी और एलटी जैसी परीक्षाओं में आ चुके हैं वो लिए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज। तो इसका आंसर होगा ए, पायरुविक अम्ल, पायरुविक एसिड। ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज ऑक्सीकरण मीन्स श्वसन का फर्स्ट स्टेप होता है, प्रथम चरण है जो कि ऑक्सीजन पर निर्भर नहीं होता है। यह प्रक्रिया वायवीय तथा अवायवीय, एरोबिक और नॉन एरोबिक दोनों में समान यानी कि कॉमन होती है। और इस क्रिया में कुल 10 रासायनिक अभिक्रियाएं क्रमबद्ध रूप से होती हैं। इसमें ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीकरण से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं। पायरुविक अम्ल ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है। आपको याद रखना है कि पायरुविक एसिड ही ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है। और ग्लाइकोलाइसिस को इमडेन-म्योरहाफ पथवे या ईएमपी चक्र भी कहते हैं। यह नाम इसके खोजकर्ता इमडेन-म्योरहाफ तथा पार्नस के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज। तो इसका भी आंसर होगा बी, पायरुविक एसिड। क्वेश्चन नंबर 3, पायरुविक अम्ल अंतिम उत्पाद है। पायरुविक एसिड इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ। तो इसका भी आंसर हो जाएगा इमडेन-म्योरहाफ पथवे, ईएमपी पथवे। इसको हमने भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इमडेन-म्योरहाफ पथ प्रतिनिधित्व करता है। इमडेन-म्योरहाफ पथवे रिप्रेजेंट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में क्रमबद्ध विघटन को, स्टेप वाइज डिग्रेडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड। क्वेश्चन नंबर 5, नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज। एक अणु ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस में कितने अणु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर होगा ए, 0। हमने अभी पढ़ा था कि यह प्रक्रिया ऑक्सीजन पर निर्भर नहीं करती है, तो इसलिए इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ए, 0। क्वेश्चन नंबर 6, ग्लाइकोलाइसिस के संबंध में क्या सही नहीं है। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट ग्लाइकोलाइसिस। तो इसका आंसर होगा ए, केवल ऑक्सी जीवों में होता है। हमने ये पढ़ा था कि ऑक्सी और अनऑक्सी यानी कि एरोबिक और नॉन एरोबिक दोनों में होता है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ए, अकर्स ओनली इन एरोबिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये केवल ऑक्सीजन में होता है। यह राइट नहीं है, यह रॉन्ग है। तो इसलिए इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 7, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद कौन सा होता है। व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। तो इसको क्वेश्चन को घुमा घुमा के दिया हुआ है, तो इसका भी आंसर होगा ए, पायरुविक एसिड। क्वेश्चन नंबर 8, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है। द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज। तो इसका आंसर होगा सी, पायरुविक एसिड। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में समान है। विच इज कॉमन बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है डी, इनमें से सभी। फर्स्ट है ए, समान अवस्थर, सिमिलर सबस्ट्रैक्ट, पायरुविक अम्ल, ग्लाइकोलाइसिस। ये सभी वायवीय और अवायवीय श्वसन यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में इक्वल होते हैं। तो इसलिए इसका आंसर होगा डी, इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 10, ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम है। द अदर नेम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज। तो इसका आंसर है सी, ईएमपी चक्र, इमडेन-म्योरहाफ पथवे। क्वेश्चन नंबर 11, लिंक रिएक्शन इन रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स। श्वसन की कड़ी अभिक्रिया में होती है। कौन सी अभिक्रिया में होती है लिंक रिएक्शन। तो इसका आंसर होगा बी, फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल को-ए, इनके फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइल को-एंजाइम। कोशिकीय श्वसन यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान ग्लाइकोलाइसिस के अंत में पायरुविक अम्ल का निर्माण होता है और यह पायरुविक अम्ल माइटोकॉन्ड्रिया में प्रवेश करता है और यहाँ पर उसका ऑक्सीकरण होता है जिससे एसिटाइल कोएंजाइम ए का निर्माण होता है जो कि क्रेब्स चक्र में प्रवेश करता है। एसिटाइल कोएंजाइम ए का बनना एक लिंक अभिक्रिया कहलाती है जो कि ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स चक्र से जोड़ती है। लिंक अभिक्रिया क्यों कहलाती है, क्योंकि यह ग्लाइकोलाइसिस को क्रेब्स साइकिल से
लिंक करती है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा अणु ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्र को जोड़ता है? विच वन ऑफ द फ्लोइंग मोलिक्यूल्स कनेक्ट्स ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल? तो इसका आंसर होगा ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए। एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्वेश्चन नंबर 13, पौधों में श्वसन क्रिया के दौरान ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण और कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का बनना निम्न क्रियाओं के द्वारा होता है। इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टेक प्लेस थ्रू फ्लोइंग प्रोसेस। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। मीन्स ग्लाइकोलाइसिस होगी, क्रेब्स साइकिल होगा और इसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी होगा। तो इसलिए इसका आंसर होगा कि ऑल द अबव, यानी कि इन सभी क्रियाओं के द्वारा क्या होता है? ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण और CO2 एवं जल का बनना, यानी कि उसमें सभी क्रियाएं होती हैं। पौधों में रेस्पिरेशन की क्रिया के दौरान ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और CO2 एवं जल बनता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। इस क्रिया में ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स चक्र अर्थात सिट्रिक एसिड साइकिल एवं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वसा के संश्लेषण में सम्मिलित होता है। सिंथेसिस ऑफ फैट्स इंक्लूड। तो इसका आंसर होगा डी, ऑल द अबव। मीन्स ए, फैटी एसिड का बनना, सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। सेकंड है ग्लिसरॉल का बनना, सिंथेसिस ऑफ ग्लिसरॉल। थर्ड है फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल का संघनन, कंडेंसेशन ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो ये सभी क्रियाएं वसा के संश्लेषण में इंक्लूड होती है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग साइटोक्रोम ऑक्सीडेज? तो इसका आंसर होगा सी, इसमें केवल तांबा होता है। इट कॉन्टेंस ओनली कॉपर। मीन्स यह सही नहीं है, यह स्टेटमेंट सही नहीं है कि इसमें केवल तांबा होता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसके पूर्ण ऑक्सीकरण से RQ का मान 4 संभावित है? RQ वैल्यू ऑफ 4 मे बी एक्सेप्टेड फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ विच वन ऑफ द फ्लोइंग? तो इसका आंसर होगा सी, ऑक्जेलिक एसिड। श्वसन क्रिया में मुक्त हुई CO2 गैस तथा अवशोषित O2 गैस के आयतनों के अनुपात को श्वसन गुणांक या RQ रेस्पिरेटरी क्वांटेंट कहते हैं और इसे निम्नलिखित सूत्र के रूप में दर्शाते हैं। RQ बराबर मुक्त CO2 का आयतन बाय अवशोषित O2 का आयतन। RQ का मान श्वसन क्रिया में विघटित होने वाले पदार्थों की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण होता है तो RQ का मान 1 होता है। फैट्स तथा प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है तो RQ सर्वदा 1 से कम होता है। 1 से कम मीन्स 0.5 से लेकर 0.9 तक होता है। और कार्बनिक अम्लों का ऑक्सीकरण होने पर RQ सर्वदा 1 से अधिक, जैसे कि मेलिक एसिड का 1.33 तथा ऑक्जेलिक एसिड का 4 होता है। नागफनी, ब्रायोफाइलम इत्यादि गुद्देदार रसदार पौधों में दिन के समय कार्बोहाइड्रेट का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिससे CO2 उत्पादन नहीं होता, इसलिए इनका RQ मान शून्य माना गया है, शून्य होता है, इसलिए इनका RQ मान शून्य होता है। अनाक्षी श्वसन में RQ मान इन्फिनिटिव अनंत, अनाक्षी श्वसन में RQ मान अनंत होता है और RQ मान गैगनांक श्वसन मापी द्वारा ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, फॉर मेलिक एसिड द रेस्पिरेटरी क्वांटेंट RQ विल बी। मेलिक अम्ल के लिए श्वसन गुणांक यानी कि RQ का मान होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मोर देन 1। क्वेश्चन नंबर 19, किसका श्वसन गुणांक 1 से कम नहीं होता है? रेस्पिरेटरी क्वांटेंट इज नॉट लेस देन 1 इज। तो इसका आंसर होगा ए, कार्बोहाइड्रेट्स। आप इनको याद रखेंगे, क्वेश्चन आते रहते हैं तो इसलिए आप इनको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, कार्बोहाइड्रेट्स का RQ होगा, RQ ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विल बी। तो इनका आंसर हो जाएगा ए, 1। आप याद रखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स का RQ 1 से कम नहीं होता, ये हमेशा 1 होता है। RQ दर्शाता है, RQ स्टैंड्स फॉर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नेचर ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 22, रेस्पिरेटरी क्वांटेंट RQ इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो इसका आंसर होगा सी, CO2 बाय O2। क्वेश्चन नंबर 23, RQ ऑफ ओपेंसिया
इन नाइट इज, नागफनी का रात्रि के समय आर्क्यू होगा, तो इसका आंसर होगा ए 0। सरस पौधे सेक्युलेंट प्लांट, मरुद्भिद, जीरोफाइट्स। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया न होने के कारण इन पौधों में दिन के समय वातावरण बंद रहते हैं। नागफनी एक सरस पौधा है, एक सेक्युलेंट प्लांट है जिसमें रात्रि के समय जब वातावरण खुले होते हैं तो श्वसन की क्रिया होती है, जो श्वसन हेतु ऑक्सीजन का उपयोग करती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण नहीं करती है, बल्कि मैलिक अम्ल बनता है। इसका मीन्स यह है कि श्वसन गुणांक निष्कासित CO2 का आयतन एवं अवशोषित ऑक्सीजन के आयतन का अनुपात होता है, और इस प्रकार नागफनी में रात्रि के समय आरक्यू का मान 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 24, मरुद्भिद गुद्देदार पादप जिनमें CO2 रात्रि के समय ग्रहण की जाती है तथा दिन के समय उपयोग करने के लिए मैलिक अम्ल के रूप में संग्रहित की जाती है कहलाते हैं। द जीरोफाइटिक सेक्युलेंट प्लांट इन विच CO2 is taken up during night and stored as malic acid to be used during daytime are called, तो इसका आंसर होगा बी कैम प्लांट, कैम पादप। क्वेश्चन नंबर 25, यदि आरक्यू का मान 0.7 है तो श्वसन आधारित पदार्थ होगा। इफ आरक्यू इज 0.7 द रेस्पिरेटरी सबस्टेंट विल बी, तो इसका आंसर होगा बी फैट्स, वसा। रासायनिक प्रतिक्रियाओं का श्वसन भागफल रेस्पिरेटरी क्वांटेंट और CO2 के उत्पादन और O2 के ग्रहण का अनुपात होता है। वसा के जरण में बहुत सी O2 इसकी हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर H2O बनाती है, अतः CO2 का उत्पादन कम होता है, इसलिए वसा का आरक्यू मान 0.7 होता है। क्वेश्चन नंबर 26, C39H74O6 का श्वसन गुणांक है। रेस्पिरेटरी क्वांटेंट ऑफ C39H74O6 इज, तो इसका आंसर होगा ए 0.75। C39H75O6 एक वसीय अम्ल यानी कि फैटी एसिड है, अतः इसका श्वसन गुणांक 1 से कम होता है। हम ध्यान रखेंगे कि जो फैटी एसिड है उनका श्वसन गुणांक 1 से कम होता है, कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है, और जो कार्बनिक अम्ल होते हैं जैसे कि मैलिक एसिड और ऑक्सैलिक एसिड, इनका आरक्यू हमेशा 1 से अधिक होता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, उपापचयी जल किस क्रिया का उत्पाद है, तो इसका आंसर होगा डी ऊतक श्वसन, टिश्यू रेस्पिरेशन। ऑक्सीश्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन क्रिया का अंतिम उत्पाद जल तथा CO2 होते हैं, और इसमें CO2 मुख्य उत्पाद तथा जल बाय प्रोडक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फ्लोइंग मेक्स लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल, निम्नलिखित में से कौन ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच की कड़ी है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी एसिटाइल कोएंजाइम ए। इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच कड़ी एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाता है। क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ग्लाइकोलाइसिस एवं क्रेब्स चक्र को जोड़ने वाली कड़ी निम्नलिखित में से कौन सी है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल, तो इसका भी आंसर होगा सी एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्वेश्चन नंबर 30, पायरुविक अम्ल सिट्रिक अम्ल चक्र में ऑक्सिलो एसिटिक अम्ल के संयोग से पहले परिवर्तित हो जाता है। पायरुविक एसिड बिफोर कंबाइनिंग विद ऑक्सिलो एसिटिक एसिड ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल बिकम्स, तो इसका आंसर होगा डी एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्वेश्चन नंबर 31, क्रेब्स चक्र में ऑक्सिलो एसिटिक अम्ल के संयोग से पूर्व पायरुविक अम्ल बनता है। पायरुविक एसिड बिफोर कंबाइनिंग विद ऑक्सिलो एसिटिक एसिड ऑफ क्रेब्स साइकिल, तो इसका आंसर होगा डी एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्वेश्चन नंबर 32, एक यीस्ट कोशिका में एक ग्लूकोज अणु कुल कितने ATP अणु उत्पन्न करता है। इन यीस्ट सेल 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस ए नीट ATP, तो इसका आंसर होगा सी 2 ATP। यीस्ट कोशिका में अनाक्षी श्वसन द्वारा ग्लूकोज का अपूर्ण विघटन इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होकर CO2 गैस, एथिल अल्कोहल तथा ऊर्जा के रूप में ATP के 2 अणु उत्पन्न होते हैं। ग्लूकोज से क्या बनता है, एथिल अल्कोहल CO2 और 2 ATP एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। विच ऑफ द फ्लोइंग अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसका आंसर होगा सी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र को क्रेब्स चक्र भी कहते हैं, और यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है। इस क्रिया में एसिटिल कोएंजाइम ए का चक्रीय रूप में ऑक्सीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 34, क्रेब्स चक्र में 6 कार्बन यौगिक का निर्माण एसिटाइल कोएंजाइम ए के निम्न में से संबंधित होने से होता है। इन क्रेब्स साइकिल
एक 6 कार्बन कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड, तो इसका आंसर होगा बी ऑक्सिलो एसिटिक एसिड। क्रेब्स चक्र में 6 कार्बन यौगिक का निर्माण एसिटाइल कोएंजाइम और ऑक्सिलो एसिटिक एसिड के संयोग से होता है। इनके दोनों के संबंधित होने से होता है। क्वेश्चन नंबर 35, क्रेब्स चक्र में एक एसिटाइल कोएंजाइम से कुल कितने एटीपी बन सकते हैं? हाउ मेनी एटीपी कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम वन एसिटाइल कोएंजाइम इन क्रेब्स साइकिल, तो इसका आंसर होगा सी 12। क्रेब्स चक्र को ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र भी कहते हैं और यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है और इस क्रिया में एसिटाइल कोएंजाइम ए का चक्रीय रूप में ऑक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप एक एसिटिक कोएंजाइम से 12 एटीपी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 36, कोशिका में क्रेब्स चक्र का स्थल है। द साइट ऑफ क्रेब्स साइकिल इन द सेल इज, यानी कि सेल में क्रेब्स साइकिल कहाँ पर होती है? तो इसका आंसर होगा सी माइटोकॉन्ड्रिया। हमने पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होती है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 37, ऑक्सीसप्शन क्रिया के प्रदर्शन में यू नली में रखे KOH का कार्य है। द फंक्शन ऑफ KOH contained in the U tube in demonstration of aerobic respiration is, तो इसका आंसर होगा ए आने वाली वायु से CO2 को शोषित करना। टू एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम द इनकमिंग एयर, यू नली में रखे KOH का कार्य होता है टू एब्जॉर्ब CO2 फ्रॉम द इनकमिंग एयर, यानी मीन्स आने वाली वायु से CO2 को एब्जॉर्ब करना। और जब KOH ऑक्सीसप्शन में उत्पन्न CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है तो फ्लास्क में आंशिक निर्वात उत्पन्न हो जाता है और नली में जल का स्तर उठ जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज C2 साइकिल, तो चक्र क्या है? तो इसका आंसर होगा ग्लाइकोलेट साइकिल। C2 चक्र को प्रकाश श्वसन या फोटो रेस्पिरेशन साइकिल या ग्लाइकोलेट चक्र, ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिक साइकिल या प्रकाश संश्लेषी कार्बन ऑक्सीकरण चक्र, फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल भी कहते हैं और इस प्रक्रिया में O2 का उपयोग होता है। आप ध्यान रखेंगे कि ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन नेसेसरी नहीं है, पर ग्लाइकोलेट साइकिल यानी कि C2 साइकिल में O2 का उपयोग होता है तथा CO2 का निष्कासन होता है और यह पादप में व्यर्थपूर्ण प्रक्रिया होती है और इस प्रकार के श्वसन में ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है, इसमें एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है। C3 पौधों में C2 चक्र C4 पौधों में उपेक्षा से अधिक होता है क्योंकि C3 पौधे अपनी पत्तियों में CO2 की अधिक सांद्रता बनाने में सक्षम नहीं होते हैं। यह प्रक्रिया हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, प्रोक्सीसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। क्वेश्चन नंबर 39, PCR चक्र को निम्न नाम से भी जाना जाता है। PCR साइकिल इज आल्सो नोन एज, तो इसका आंसर होगा बी C3 साइकिल। PCR फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन, PCR साइकिल को C3 चक्र या केल्विन चक्र भी कहते हैं और इस क्रिया के दौरान CO2 का स्थिरीकरण यानी कि फिक्सेशन अर्थात रिएक्शन होता है, जिससे पौधों में विभिन्न प्रकार के फूड जैसे ग्लूकोज का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 40, PCO चक्र इस नाम से भी जाना जाता है। PCO साइकिल इज आल्सो नोन एज, तो इसका आंसर होगा ए C2 साइकिल। PCO फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन को C2 चक्र भी कहते हैं क्योंकि इसमें ग्लाइकोलेट का निर्माण होता है जिसमें कार्बन परमाणु की संख्या 2 होती है तथा यह क्रिया प्रकाश श्वसन फोटो रेस्पिरेशन भी कहलाती है। यह क्रिया अधिकतर हरे पौधों में केवल तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है और इस क्रिया में पौधे ऑक्सीजन ग्रहण करके CO2 विमुक्त करते हैं और इस क्रिया के संपन्न होने में क्लोरोफिल, माइटोकॉन्ड्रिया एवं प्रोक्सीसोम यानी कि तीनों कोशिकाओं की आवश्यकता होती है और यह क्रिया पौधों में दिन के समय अधिक तापमान और तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में होती है और यह क्रिया पत्ती में उस समय होती है जब ऑक्सीजन की सांद्रता कार्बन डाइऑक्साइड से अधिक हो जाती है। इसमें पौधे ऑक्सीजन की अधिक मात्रा को CO2 में बदलकर ऑक्सीजन की सांद्रता को CO2 की सांद्रता से कम कर देते हैं, जिससे सामान्यतः प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सुचारू रूप से चलने लगती है। इस क्रिया में भोजन का विघटन तो होता ही है परंतु ATP का निर्माण नहीं होता। आप ध्यान रखेंगे इसमें ATP प्रोड्यूस नहीं होती है, अतः यह एक नष्टकारी प्रक्रिया है और इस क्रिया में NAD का अपचयन भी नहीं होता है। इस क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा उष्मा के रूप में विकृत होती है। क्वेश्चन नंबर 41, यीस्ट द्वारा ग्लूकोज का किण्वन से उत्पन्न उत्पाद है। व्हाट आर प्रोड्यूस्ड व्हेन ग्लूकोज इज फर्मिनेटेड बाय यीस्ट, तो इसका आंसर होगा ए एथेनॉल और CO2, एथेनॉल एंड CO2। पायरुविक एसिड जब ऑक्सीडेशन होगा इसका तो क्या बनेगा, एथेनॉल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। यीस्ट द्वारा ग्लूकोज के किण्वन यानी कि
फर्मेंटेशन का अंतिम उत्पाद CO2 तथा एथेनॉल होता है और यह ग्लूकोज का अपूर्ण यानी कि इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 42, अप्रकाशित श्वसन शब्द प्रयुक्त होता है के लिए। टर्म डार्क रेस्पिरेशन इज यूज्ड फॉर, तो इसका आंसर होगा सी, नॉर्मल रेस्पिरेशन, सामान्य श्वसन के लिए। सामान्य कोशिकीय श्वसन को अप्रकाशित श्वसन भी कहते हैं और कुछ पौधों में प्रकाशित श्वसन फोटो रेस्पिरेशन होता है, ये प्रकाश की उपस्थिति में होता है। क्वेश्चन नंबर 43, श्वसन होता है रेस्पिरेशन अकर्स इन, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल द सेल्स। कलरलेस सेल्स ओनली, ये पूछ रहे हैं कि किस प्रकार की सेल्स में होता है। रंगीन कोशिकाओं में भी होता है, कायिक कोशिकाओं में भी होता है जिनको सोमेटिक सेल्स बोलते हैं, और हरी कोशिकाओं में भी होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल द सेल्स। श्वसन की क्रिया सभी जीवधारियों, पौधे एवं जंतु दोनों में होती है और श्वसन के समय पौधे वायुमंडल से ऑक्सीजन O2 प्राप्त करते हैं तथा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में निष्कासित करते हैं। श्वसन की क्रिया सभी जीवित कोशिकाओं में निरंतर होती रहती है, तो इसलिए इसका आंसर होगा डी, ऑल द सेल्स। क्वेश्चन नंबर 44, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के द्वारा एक क्रेब्स चक्र में पानी के अणु मुक्त होते हैं। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व्ड इन वन क्रेब्स साइकिल थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज, तो इसका आंसर होगा सी, 1। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन के द्वारा क्रेब्स चक्र में एक जल का अणु मुक्त होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS के अंत में हाफ O2 द्वारा प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया जाता है एवं जल का एक अणु मुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 45, ETS में साइटोक्रोम का सही क्रम है। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ साइटोक्रोम इन ETS? ETS मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में साइटोक्रोम का सही क्रम है साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा C, B, C1, C, A, A3। क्वेश्चन नंबर 46, सबसे छोटा साइटोक्रोम 100 अमीनो अम्ल है। स्मॉलेस्ट साइटोक्रोम 100 अमीनो एसिड्स इज, तो इसका आंसर होगा डी, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम C। क्वेश्चन नंबर 47, फोटो रेस्पिरेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो इसका आंसर होगा सी, मोस्ट ऑफ डाइकोट्स। प्रकाश श्वसन फोटो रेस्पिरेशन क्रिया अधिकतर हरे पौधों C3 प्लांट्स में होती है। अधिकांश द्विबीजपत्री पौधों में यह क्रिया क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्रोक्सीसोम्स की सहायता से संपन्न होती है। पत्ती में जब कार्बन डाइऑक्साइड की उपेक्षा O2 की सांद्रता बढ़ जाती है तब प्रकाश श्वसन की क्रिया प्रभाव में आती है और इस क्रिया में पौधे ऑक्सीजन ग्रहण कर कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करते हैं और यह क्रिया केवल तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है और इस क्रिया में पौधे ऑक्सीजन की अधिक मात्रा को CO2 में बदलकर O2 की सांद्रता को CO2 की उपेक्षा कम कर देते हैं, जिससे सामान्यतः प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सुचारू रूप से कार्य करने लगती है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नांकित किन दशाओं में प्रकाश श्वसन उद्दीपन होता है? फोटो रेस्पिरेशन इज स्टिमुलेटेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग कंडीशंस, तो इसका आंसर होगा डी, उच्च O2 तथा निम्न CO2, हाई O2 एंड लो CO2। इस क्वेश्चन को भी हमने डिस्कस किया है, तो इसलिए इसका आंसर होगा डी, हाई O2 एंड लो CO2। क्वेश्चन नंबर 49, वायवीय श्वसन के दौरान सबस्ट्रेट स्तर फास्फोरीकरण होता है। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन द सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फास्फोरिलेशन टेक प्लेस इन, तो इसका आंसर होगा सी, कोशिका द्रव्य तथा माइटोकॉन्ड्रिया में, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 50, वायवीय श्वसन में इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही है। फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एरोबिक रेस्पिरेशन इज, तो इसका आंसर होगा बी, मोलिकुलर O2, आणविक O2। साइटोक्रोम A व A3 एक बार में एक के बजाय दो इलेक्ट्रॉन्स का वहन और स्थानांतरण करते हैं और इलेक्ट्रॉन से मुक्त हुई ऊर्जा का उपयोग इसमें H+ की मैट्रिक्स से भीतरी कला के बाहर निकलने में होता है। साइटोक्रोम A व A3 एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण परमाणुक ऑक्सीजन में करते हैं, जो मैट्रिक्स से प्रोटॉन्स ग्रहण करके जल का संश्लेषण कर लेती हैं। इसी के साथ एक बार की इलेक्ट्रॉन परिवहन की प्रक्रिया समाप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फ्लोइंग एंजाइम्स इज इन्वॉल्व इन कन्वर्सेशन ऑफ फ्रक्टोज 6-फास्फेट टू फ्रक्टोज 1,6-डाइफास्फेट। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम फ्रक्टोज 6-फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6-डाइफास्फेट परिवर्तन में शामिल है? तो इसका आंसर होगा बी, फास्फोहेक्सोकाइनेज। ग्लाइकोलाइसिस के अंतर्गत फ्रक्टोज 6-फास्फेट का एक अणु ATP के एक अणु से अभिक्रिया करके फ्रक्टोज 1,6-डाइफास्फेट और ADP का निर्माण करता है और इस अभिक्रिया में
फास्फोफ्रैक्टोकाइनेज मीन्स फास्फोहेक्सोकाइनेज नामक एंजाइम शामिल होता है। इस अभिक्रिया में एटीपी का एक फॉस्फेट समूह उससे अलग होकर शर्करा यानी कि शुगर से जुड़ जाता है, एटीपी से एडीपी बन जाता है। इस क्रिया को शर्करा का फास्फोरिलेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम द रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स आर रीजनरेटेड बाय। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तंत्र में अपचयित कोएंजाइम का पुनः उत्पादन किस प्रकार होता है? तो इसका आंसर होगा ए, लॉस ऑफ हाइड्रोजन्स। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट तंत्र में कोएंजाइम का अपचयन, रिडक्शन तथा पुनः अपचयन ऑक्सीडेशन होता है और यह हाइड्रोजन के आदान प्रदान से होता है। क्वेश्चन नंबर 53, वसा का कार्बोहाइड्रेट में रूपांतरण कहा जाता है? कन्वर्सन ऑफ फैट टू कार्बोहाइड्रेट्स इज टर्म्ड एज। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, ग्लाइऑक्सिलेट चक्र। ग्लाइऑक्सिलेट चक्र पौधों में वसा अपचयन, फैट कैटाबोलिज्म का एक प्रमुख अपचायक मार्ग मेटाबॉलिक पथवे है। और इस क्रिया में ग्लाइऑक्सिसोम नामक पादप अंग सहायक होते हैं और यह एक विशेष प्रकार का प्रोक्सिसोम होता है। क्वेश्चन नंबर 54, पादपों में ग्लाइकोक्सिलेट चक्र इसका रूपांतरण है। ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल इन द प्लांट इज कन्वर्शन ऑफ। तो इसका आंसर होगा बी, वसा का कार्बोहाइड्रेट में फैट टू कार्बोहाइड्रेट, फैट टू कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 55, एक कोशिका में वसीय अम्ल के ऑक्सीकरण की मुख्य विधि है। मेन मेथड ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इन ए सेल इज। तो इसका आंसर होगा बी, बीटा ऑक्सीडेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।